Assalamu alaikum dear students. My name is Dr. Rasulullah. I am a chemistry teacher at Islamic College Peshawar. मैं इस्लामिक कॉलेज में 2005 से पढ़ा रहा हूँ और ये ईटा से रिलेटेड जो यहाँ पे क्लास है ये बिल्कुल ईटा से रिलेटेड क्लास है और हमने जो है यहाँ पे डिस्कशन करनी है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस के किस तरह जो है आप लोगों ने क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। एक पहला जो सबसे मैं अक्सर स्टूडेंट के साथ जो बात होती है तो मेन थिंग जो है वो ये है कि स्टूडेंट तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन फिर जब वो प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करना उनके लिए मसला हो जाता है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो हम स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हैं कि हार्ड वर्क इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्मार्ट वर्क है कि हाउ यू हैव टू हैंडल योर क्वेश्चंस, हाउ यू हैव टू हैंडल द टॉपिक प्रॉपरली और उससे जो है किस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस जो है मैंने एक लेक्चर दिया था वो भी पावर पॉइंट पे था, वो वीडियो लेक्चर नहीं था, पावर पॉइंट पे था। मैंने पावर पॉइंट पे जो है क्वेश्चन भी डिस्कशन की है, टॉपिक को भी डिस्कस किया है, ब्रीफली टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी किया है, फिर उसके बाद जो है उस पर क्वेश्चन जो है कि आप लोगों ने किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो भी मैंने जो है इंट्रोड्यूस किए थे, उस पर भी डिस्कशन की थी। ये जो वीडियो लेक्चर जो है जो अब हम बना रहे हैं तो ये नेक्स्ट फेज़ है हमारे डेमो क्लासेस के लिए और वो ये है कि आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए कि आया आप लोगों को वो जो प्रोसीजर था जो हमने पहले अडॉप्ट किया है उसकी आप लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव जो है ज़्यादा नॉलेज वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है या जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है ये मेथड जो है आप लोगों को ज़्यादा सूट कर रहा है। तो हम जो है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं कि आप लोग सेटिस्फाइड हो और ये भी आप लोगों को क्योंकि सेकेंड ईयर से हम इसलिए स्टार्ट ले रहे हैं, सेकेंड ईयर में आप लोग फ्रेश होते हैं तो हमारा बेसिक थीम ये है कि आप लोगों को जो है इतना ज़्यादा काम इसमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट जैसे ही हमें जो है ये लॉकडाउन की बात है तो लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह जो है फिर फिज़िकल क्लासेस के लिए आप लोगों को हम एकेडमी में जो है इन्वाइट करेंगे और आप लोग एकेडमी में आएंगे। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की कोर्स भी आप लोगों के कवर होंगे और सेकेंड ईयर की कोर्स की ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज, आप लोगों को किस तरह बेस्ट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें। तो इंशाल्लाह आप लोग उस पर जो है बिल्कुल रिलैक्स रहें। आप लोगों को सर्विसेज और आप लोगों के कोर्सेज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे ये हमने आप लोगों के लिए जो है सॉल्व भी करने हैं। हमारी टीम मैनेजमेंट भी लगी हुई है और वो जो है आप लोगों के लिए ही काम करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो है पीपीटी जो डिस्कशन की है तो उस पर भी आप लोगों से फीडबैक जो है मैनेजमेंट वालों के साथ शेयर करें और आज जो है एक डेमो क्लास जो है ये वीडियो लेक्चर फॉर्म में जो है मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उस पे भी अगर आप लोगों को जो मेथड आप लोगों के लिए सूटेबल होगा हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। सो मैं यहाँ पे जब स्टार्ट ले रहा हूँ तो पहला जो हमारा लेक्चर है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं स्टार्ट ले रहा हूँ जो चैप्टर फर्स्ट है सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर फर्स्ट है। बेसिकली तो है 13 चैप्टर लेकिन ये है कि हम यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है और ये है SNP ब्लॉक एलिमेंट्स है, SNP ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर आप लोग देखें पीरियोडिक टेबल में मैं एक जनरल स्केच यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ कि ये जो है पीरियोडिक टेबल का एक जनरल स्केच है। अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है आप लोग तो आमतौर पे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को जो है स्टडी भी किया होगा कि उसमें जो है आप लोगों को 4 ब्लॉक नजर आते हैं और यहाँ पे जो है एक ब्लॉक यहाँ पे भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। दिस ब्लॉक यहाँ पे जो है जनरल स्केच This block elements are described as a S block elements, इनको S block elements से describe करते हैं और यहाँ पे जो है this block elements are described as the D block elements, इसको D block elements से describe करते हैं। यहाँ पे जो है ये P block element जो है इसको describe करते हैं, ये P block element है और यहाँ पे जो है element F block element जो है इनको describe करते हैं। तो S ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों के कोर्स में जो आप लोगों के कोर्स है तो उसमें सेकंड ईयर के कोर्स में जो है S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट जो है ये चैप्टर फर्स्ट में है। चैप्टर फर्स्ट में जो है ये S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री है और इसमें क्या ट्रेंड्स हैं ग्रुप वाइज हमने डिस्कशन करनी है कि ग्रुप वाइज क्या ट्रेंड्स हैं, कॉलम वाइज क्या है और पीरियड वाइज जो है क्या क्या जो है। तो यहाँ पे जो है ये कॉलम डिस्क्राइब होते हैं और ये जो है आप लोगों के पास क्या है पीरियड वाइज डिस्क्राइब होते हैं। हमने 2 किस्म के जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। एक हमने पीरियड वाइज जो है डिस्कशन करनी है, एक हमने कॉलम वाइज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखना है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देखना है। ये 2 प्रॉपर्टीज बेसिक जो है हमारा थीम ये है।
तो चैप्टर फर्स्ट में हमने एस और पी ब्लॉक की केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है। चैप्टर सेकंड में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट केमिस्ट्री। हमने जो है डी ब्लॉक एलिमेंट केमिस्ट्री को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। एफ ब्लॉक केमिस्ट्री आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हमने जो है सिर्फ एस पी जो है ये चैप्टर फर्स्ट में, और डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री जो है ये चैप्टर सेकंड जो 14 है एक्चुअली, तो उसमें हमने जो है इसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की जो केमिस्ट्री है, इसमें हमने जो है अगर आप लोग देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है हम जनरली इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि दोज एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन एस सब एनर्जी लेवल में आ रहा हो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं, और जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन पी सब एनर्जी लेवल में आ रहा हो तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं। जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स डी में आ रहा हो तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं, और जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एफ सब एनर्जी लेवल में आ रहा हो तो उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं और इसमें 3 ब्लॉक की केमिस्ट्री को हमने डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, उन ट्रेंड्स को हमने कंपैरिजन करनी है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में, जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें सिर्फ ट्रेंड्स को देखना है कि ट्रेंड्स क्या है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो। अच्छा, जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंटल हम स्टडी करें तो नेक्स्ट फेज में फिर हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो इनके कंपाउंड्स हैं, इनके कंपाउंड्स के 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, तो उन केमिकल रिएक्शंस को फिर हमने जो है उनमें ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सो द फर्स्ट वन जो है यहाँ पे जो हमने स्टार्ट लेना है, बिल्कुल जो है द फर्स्ट जो टॉपिक है तो वो है साइज ऑफ द एलिमेंट। देखिए अगर आप लोग देखें तो साइज ऑफ द एलिमेंट जो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, द फर्स्ट वन जो ट्रेंड है तो वो है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इन पीरियड थर्ड एलिमेंट, साइज ऑफ एटम इन पीरियड थर्ड एलिमेंट्स, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के लिए ये साइज ऑफ एटम पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में क्या ट्रेंड्स हैं इनके साइज में। तो द फर्स्ट ट्रेंड जो है जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में है वो है साइज ऑफ साइज ट्रेंड्स हैं इन पीरियड थर्ड एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं तो जो पीरियड थर्ड्स के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमारा मेन बेसिक यहाँ पे जो डिस्कशन हमने करनी है वो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है, तो उनके साइज की केमिस्ट्री भी और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में सोडियम मेटल आता है, सोडियम अगर आप लोग देखें, फिर उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो एल्यूमिनियम के बाद है सिलिकॉन है, फिर उसके बाद फास्फोरस है, फिर उसके बाद अगर आप देखें सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये पीरियड थर्ड एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। साइज में जब हम इनके ट्रेंड्स को देखते हैं, इनमें जो पीरियोडिसिटी है तो ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम मेटल, मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, से बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम ग्रुप थर्ड से, ग्रुप 4 से, ग्रुप 5 से, ग्रुप 6 से, ग्रुप 7 से, और ये ग्रुप 8 एलिमेंट है, ये डिस्क्राइब होता है। जब हम इनकी साइज के जो है पिक्चर को देखते हैं, साइज को देखते हैं, तो साइज ऑफ द सोडियम जो है ये 191 पाइकोमीटर में आ जाता है, 191 पाइकोमीटर में। मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो ये 160 पाइकोमीटर जो है इसका साइज आता है। एल्यूमिनियम को अगर हम देखें तो ये 130 पाइकोमीटर में जो है इसका साइज आता है, और सिलिकॉन को अगर हम देखें तो ये 118 पाइकोमीटर जो है ये साइज है। अगर आप लोग देखें तो सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। जितना फ्रॉम लेफ्ट राइट हम जाते हैं प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, तो ये न्यूक्लियर पुल जो है यहाँ पे इंक्रीज, तो साइज ऑफ द एटम इससे श्रिंक होता है। जब साइज ऑफ द एटम श्रिंक होता है तो इफ यू लुक एट द ट्रेंड,
सोडियम का साइज सबसे इंक्रीज आ रहा है और यहाँ पे सिलिकॉन का साइज जो है यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। अगर हम फास्फोरस की तरफ मूव करते हैं तो फास्फोरस का जो साइज है ये 110 पाइकोमीटर है और सल्फर का जो साइज है 102 पाइकोमीटर है और यहाँ पे जो है क्लोरीन का साइज 99 पाइकोमीटर के बराबर आ रहा है और आर्गन जो है ये 185 पाइकोमीटर में डिस्क्राइब होता है। तो इफ यू लुक एट कि सबसे जो ज्यादा साइज है वो सोडियम का है और सबसे जो लीस्ट साइज है वो क्लोरीन का है। तो अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो सबसे लीस्ट साइज क्लोरीन का और सबसे मैक्सिमम साइज जो है ये सोडियम का है। अब क्वेश्चन को अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें, प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चंस हैं कि यहाँ से अगर आप लोग देखें बिल्कुल क्लोरीन तक हम जाते हैं तो साइज जो है यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। द एलिमेंट हैविंग लीस्ट साइज, द हैविंग लीस्ट एटॉमिक साइज, द एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम एटॉमिक साइज। तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये एलिमेंट पीरियड थर्ड का है तो पीरियड थर्ड में अगर ये एलिमेंट्स को वो शफल कर लेते हैं, इन एलिमेंट्स को वो शफल कर लेते हैं, आप लोगों ने इन पीरियड एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। और इसी पे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखें, उस पे यही क्वेश्चंस हैं और साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सोडियम मेटल का अगर आप लोग देखें पीरियड थर्ड में सबसे ज्यादा साइज जो है वो सोडियम का है। सो द फर्स्ट ट्रेंड जो यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है तो वो है सोडियम हैव मैक्सिमम रेडियाई, देन द आर्गन, आर्गन की ज्यादा है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें सिलिकॉन है, फिर उसके बाद फास्फोरस है, सल्फर है और यहाँ पे क्लोरीन है। ये सीक्वेंस है आप लोगों के पास, ये ट्रेंड है फॉर द रेडियाई के लिए जो है अगर हम देखें तो ये आप लोगों के पास सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड है। यहाँ से सोडियम से हाईएस्ट से इंक्रीज यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पे लीस्ट पे जा रहा हूँ क्लोरीन पे, तो सबसे लीस्ट रेडियाई यहाँ पे क्लोरीन की है। ओके, हम यहाँ पे आते हैं। पहला तो पॉइंट यहाँ पे जो है ये तो जनरल जो है इनके साइज के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन ये है ये मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। तो मेटल को अगर आप लोग देखें जनरल जो है यहाँ पे जिसको डिस्क्राइब करते हैं मेटल्स को, तो इनके लिए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है इनके साइज को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेटालिक रेडियाई। सो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ मेटालिक रेडियाई में इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय मेटालिक रेडियाई? तो एक मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड दो एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं और उनके दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड के जरिए वो बाइंड होते हैं, अगर उस मेटालिक बॉन्ड का हम हाफ लेते हैं तो उस हाफ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड इज डिस्क्राइब्ड एज मेटालिक रेडियाई, उसको मेटालिक रेडियाई से। तो मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड इन मेटालिक रेडियाई। ये सेमी मेटल है, ये फास्फोरस नॉन मेटल्स में आते हैं। तो फास्फोरस जो है ये नॉन मेटल में, सल्फर नॉन मेटल में, नो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई। यहाँ से सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक अगर आप देखें तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई में, इनको कोवेलेंट रेडियाई से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सो नॉन मेटल पे हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं, जो सी मेटल है और नॉन मेटल है तो दे आर डिस्क्राइब्ड इन कोवेलेंट रेडियाई। इनकी जो साइज होते हैं तो इनको कोवेलेंट रेडियाई से डिस्क्राइब। अच्छा, कोवेलेंट रेडियाई क्या है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि दो सिमिलर एटम जो है जब कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड हो, उस कोवेलेंट बॉन्ड का अगर आप हाफ लेते हैं तो वो हाफ जो है कोवेलेंट रेडियाई कहलाते हैं। मतलब ये क्या है कि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का दूसरे सिलिकॉन एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट 236 पाइकोमीटर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। अगर इस 236 का हम हाफ करते हैं, 236 पाइकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, अगर मैं इसका हाफ लेता हूँ तो इट इज डिस्क्राइब्ड इज इक्वल टू 118 पाइकोमीटर। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई ऑफ सिलिकॉन। So covalent radii of silicon is 118 picometer, covalent radii of phosphorus is 110 picometer, covalent radii of sulfur is 102, covalent radii of chlorine। अब आर्गन है, आर्गन की जो रेडियाई है तो अगर आप लोग देखें तो ये सेक्शन यहाँ पे जो है इंक्रीज आ रहा है। नो इट इज डिस्क्राइब क्योंकि आर्गन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये मेटालिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, तो हमने जो इसकी रेडियाई को डिस्क्राइब करना होता है तो इसको सॉलिडिफाई करना है और उस सॉलिड्स का एक्सआरडी टेक्निक के जरिए जो है बॉन्ड लेंथ उनके फाइंड आउट करने हैं। मतलब वो जो बॉन्ड होगा वो वंडरवाल बॉन्ड होगा,
not covalent bond, not metallic bond. So it is described as a van der Waals radii. तो it is described as a van der Waals radii में इनको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. So argon is described in van der Waals radii, और ये सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक they are described as a covalent radii, और यहाँ पे जो है इसको मेटालिक बॉन्ड. तो मेटालिक बॉन्ड सोडियम, अगर आप लोग देखें सोडियम के साथ बॉन्डेड है, और यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड, जो मेटालिक बॉन्ड है उस मेटालिक बॉन्ड का हाफ जो होगा वो मेटालिक रेडियाई डिस्क्राइब होगा. मैग्नीशियम जो है मेटालिक बॉन्ड के जरिए बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड होगा तो उसका हाफ मेटालिक रेडियाई से डिस्क्राइब 160, और एल्यूमिनियम जो है 135 मीटर. अच्छा, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग में इन्वॉल्व है. तो मेटालिक बॉन्ड का जो सबसे स्ट्रेंथ है वो एल्यूमिनियम के में है, और सबसे जो कम मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सोडियम, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई जितना जो है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो इनके जो हाफ होगा वो भी डिक्रीज की तरफ चला जाएगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. जब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, तो डेफिनेटली इनकी जो रेडियाई होगी वो डिक्रीज की तरफ जाएगी. तो एल्यूमिनियम हैव लीस्ट मेटालिक रेडियाई एंड द सोडियम हैव मैक्सिमम मेटालिक रेडियाई. तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे इनके जो ट्रेंड्स है, और इन ट्रेंड्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो मेटालिक रेडियाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं यहाँ पे मेटालिक रेडियाई से डिस्क्राइब करता हूँ. लिथियम है, मेटल है, लिथियम मेटल है. अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल है, पोटाशियम जो है ये मेटल है, रुबिडियम मेटल है. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव करता हूँ कॉलम में, तो यहाँ पे साइज जो है ये इंक्रीज की तरफ जाता है. मेटालिक रेडियाई ऑफ लिथियम इज लीस्ट, एंड मेटालिक रेडियाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं जाता हूँ तो पीरियड नंबर 8 करने से मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होती है. तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पीरियड नंबर्स जब इंक्रीज होते हैं, पीरियड नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तो मेटालिक रेडियाई मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होती है. रेडियाई इंक्रीज, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between a period number and metallic radii, but there is an inverse relation between the metallic radii and column numbers. तो ग्रुप फर्स्ट कॉलम है, ग्रुप फर्स्ट कॉलम है, ग्रुप सेकंड कॉलम है. तो ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप सेकंड में जब हम चले जाते हैं तो कॉलम नंबर इंक्रीज करने से, अगर आप लोग देखें मेटालिक रेडियाई, सो कॉलम नंबर्स जो है, कॉलम नंबर्स have inverse relationship with the metallic radii. तो मेटालिक रेडियाई के साथ इसका इनवर्स है. तो अगर हम कॉलम वाइज जाते हैं तो मेटालिक रेडियाई कम होती है, और जब हम पीरियड वाइज जाते हैं तो पीरियड में हमारे पास मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होती है. तो ये 2 रिलेशन है जिसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है. तो लेट्स सपोज लिथियम है, फिर उसके बाद बेरिलियम है, सो फिर उस यहाँ पे सोडियम है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम है. तो अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो साइज डिक्रीज, और अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता हूँ तो साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज होती है. सो एलिमेंट हैविंग लीस्ट मेटालिक रेडियाई इज बेरिलियम. एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम मेटालिक रेडियाई, अगर मैं इनको इग्नोर करूं और इन 4 एलिमेंट्स की कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे आप लोगों के पास सोडियम का ज्यादा होगा. तो सोडियम की मेटालिक रेडियाई ज्यादा और बेरिलियम की सबसे कम होगी. तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे बोरान है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है, अगर मैं बोरान और इस फैमिली की कंपैरिजन करूं तो बेरिलियम बोरान, तो बोरान का साइज कम होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा. लेकिन अगर मैं फिर इस तरह भी कंपैरिजन करूं, ये कंपैरिजन अगर मैं करूं तो इसमें सबसे ज्यादा साइज मैग्नीशियम का होगा, और सबसे जो लीस्ट साइज होगा वो बोरान का होगा. अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं जाता हूँ तो साइज इंक्रीज होता है. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पीरियड्स को देखना है. एक एलिमेंट जो है ग्रुप सेकंड का है, एक एलिमेंट जो है ग्रुप थर्ड का है. अगर ये ग्रुप सेकंड का ये कंपैरिजन तो डेफिनेटली इसका साइज ज्यादा है, क्योंकि इसका पीरियड नंबर ज्यादा है. तो आप लोगों ने देखना है कि ग्रुप नंबर को भी देखना है और पीरियड नंबर को भी देखना है. तो पीरियड नंबर जितनी n वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइज ऑफ द एलिमेंट जो है वो आप लोगों के पास इंक्रीज की तरफ चले जाता है. तो ये मेटालिक रेडियाई नहीं, अगर आप लोग देखें द लीस्ट मेटालिक रेडियाई
द लीस्ट मेटालिक रेडियाई जो है, अगर इस पीरियड में आप देखिए मेटालिक रेडियाई जो है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, सोडियम हैव ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैव ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। मेटालिक रेडियाई अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि यहाँ पे लीथियम हैव ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम हैव ग्रेटर देन द बोरान, बोरान से मेटालिक रेडियस की ज्यादा होगी। इसी तरह कैल्शियम, पोटाशियम और कैल्शियम रुबीडियम है, और यहाँ पे भी है अगर आप लोग देखें स्ट्रॉन्शियम है, तो पोटाशियम, कैल्शियम, रुबीडियम और स्ट्रॉन्शियम में सबसे ज्यादा मेटालिक रेडियाई रुबीडियम की होगी। और अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी होगी, और यहाँ पे लीस्ट कैल्शियम थे, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट राइट डिक्रीज एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। तो अगर मैं इनकी कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पे मेटालिक रेडियाई में रुबीडियम जो है ये बिगर होगा देन द स्ट्रॉन्शियम, देन द पोटाशियम, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो है इसका होगा, फिर उसके बाद जो है स्ट्रॉन्शियम है, और यहाँ पे पोटाशियम, और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो फिर उसके बाद जो है आप लोगों के पास कैल्शियम का होगा। तो ये भी है, इसके लिए जनरल जो है अगर आप लोग देखें तो ये इनके ट्रेंड्स हैं, तो आप लोगों ने इनको पीरियड वाइज भी देखना है और कलर वाइज। तो ये मेटालिक रेडियाई है, मेटालिक रेडियाई इसके जनरल है। कोवेलेंट रेडियाई में सिलिकॉन, अगर आप लोग देखें ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन जो है पीरियोडिक टेबल में पीरियड थर्ड एलिमेंट है। सिलिकॉन से एबोव यहाँ पे कार्बन है, फास्फोरस से एबोव यहाँ पे नाइट्रोजन है, सल्फर से एबोव यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो कार्बन का और सिलिकॉन की कंपैरिजन करें तो कार्बन की तो कोवेलेंट रेडियाई कम है, इट इज इक्वल टू 77 पाइकोमीटर, ये 77 पाइकोमीटर है, ये कम है, और सिलिकॉन की 118 पाइकोमीटर है, ये ज्यादा है। तो कार्बन हैव लोअर कोवेलेंट रेडियाई while silicon have more covalent radii। तो नॉन मेटल में कोवेलेंट रेडियाई को हमने डिस्क्राइब करना है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज होती है, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट राइट जब मैं मूव करता हूँ कोवेलेंट रेडियाई जो है वो डिक्रीज की तरफ जाती है। तो इफ यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, so element having least covalent radii is fluorine, and the element having maximum covalent radii is carbon. The element having least covalent radii is fluorine. The element having the maximum covalent radii is silicon. तो आप लोगों ने जो है इन कंपैरिजन को देखना है कि कोवेलेंट रेडियाई में जो है क्लोरीन सबसे लीस्ट होगा इस केस में पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में, और सिलिकॉन जो है इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन, तो अगर मैं इसके लिए ट्रेंड लिखूं तो सिलिकॉन हैव मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियाई देन फास्फोरस, फास्फोरस हैव मैक्सिमम देन सल्फर, सल्फर हैव मैक्सिमम देन क्लोरीन। तो नॉन मेटल्स में और सेमी मेटल में, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल, सेमी मेटल्स में जो आप लोग के पास साइज का जो ट्रेंड्स होगा तो उसको आप लोगों ने इस तरह फॉलो करना है कि सिलिकॉन हैव मैक्सिमम, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियाई इन पीरियड थर्ड इज सिलिकॉन, द एलिमेंट हैविंग लीस्ट कोवेलेंट रेडियाई इन द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स दैट इज क्लोरीन। तो यू हैव टू टेक इट द वैल्यूज। The more bond strength, जितना bond strength increase होता जाता है आप लोगों के पास कोवेलेंट रेडियाई जो है वो डिक्रीज की तरफ चली जाती है। जितना प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज ऑफ द एटम जो है वो श्रिंक होता जाता है। तो आप लोगों ने इस बात को जो है बहुत केयरफुली देखना है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखिए आर्गन जो है, आर्गन, इफ यू लुक एट द आर्गन, अगर हम अब आर्गन फैमिली में आ जाएं जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बाद एक ग्रुप है, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें नियान है, नियान, यहाँ पे आर्गन, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप हम चले जाते हैं तो क्रिप्टॉन और ज़ीनान है। तो ये जो है ग्रुप एट एलिमेंट जो है ये बॉन्ड तो नहीं बनाते हैं, इनको वंडरवाल फोर्स के जरिए लिंक करते हैं। तो वंडरवाल फोर्सेस में नियान हैव लीस्ट वंडरवाल रेडियाई व्हाइल आर्गन हैव मोर, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन, फिर ज़ीनान। तो जितना फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है इस फैमिली में आप लोग जाते हैं वंडरवाल रेडियाई इंक्रीज होती है। तो वंडरवाल रेडियाई का जो ट्रेंड है, वंडरवाल्स रेडियाई का जो ट्रेंड है, रेडियाई ट्रेंड जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है सब मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि ज़ीनान हैव मोर देन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन हैव मोर देन आर्गन, आर्गन हैव मोर देन नियान, नियान हैव मोर देन हीलियम।
तो सबसे लीस्ट जो है वंडरबॉल रेडियाई वो अगर आप लोग देखिए हीलियम की है, सबसे मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं जीनान तक हम चले जाते हैं जीनान में। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे वंडरबॉल रेडियाई इंक्रीज होती है। तो ये जनरल जो है स्केच है और ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो है स्केच है, इस पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन भी जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन उस पर भी करनी है। सेकंड जो है ये एक लास्ट जनरल जो है टॉपिक आज आप लोगों के साथ डिस्कशन इस पर करी थी, लेकिन खैर इससे पहले भी हमने डिस्कशन एक लेक्चर मैंने दिया था और वो पीपीटी फॉर्मेट में था और उस पर भी स्टूडेंट के साथ जो है डिस्कशन भी हो रही है, स्टूडेंट से फीडबैक है वो भी स्टूडेंट से ले रहे हैं और जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप लोगों को कौन सा मेथड जो है मोर सूटेबल है, हमने आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी, हम यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह जो है जो भी हमसे होगा, जो बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज होंगे इंशाल्लाह ये हमारा आप लोगों के साथ जो है कमिटमेंट है कि हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे लेक्चर नोट्स भी आपको मिलेंगे और यहाँ पे आप लोगों को जो है MCQ टाइप क्वेश्चन का हाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने किस तरह करनी है, आप लोगों ने क्रिटिकली जो है किस तरह जो है सोचना है। एक टॉपिक ऑफ स्टूडेंट ने पढ़ा होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा जो है क्वेश्चन इधर उधर कर ले तो फिर वो बेचारे जो है इधर उधर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये है कि हमने इंशाल्लाह जो है आप लोगों को बेहतरीन इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने हैं और आप लोग जो है कोशिश करें कि हमारे मैनेजमेंट जो है उनके साथ कोऑपरेट भी करें। इब्राहिम जो है वो हर टाइम अवेलेबल होता है आप लोगों को जो है आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो बैठा है, ना कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने। एक तो जो है आप लोगों के साथ कांटेक्ट भी उनकी होती है, दूसरा इस टाइम पे जो है स्टूडेंट के लेक्चर भी जो है उनको देने होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें इशू होता है स्टूडेंट, तो आप लोग कोशिश करें इनके साथ कोऑपरेट करें और जो भी होगा बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें। हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल जो है आप लोग इस सोच से निकल आए कि हम जो है आप लोगों के साथ मतलब ये कि आप लोगों के कोर्सेज ख़त्म नहीं होंगे या आप लोगों को जो है सर्विस प्रोवाइड, बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट सर्विसेज भी हमने देनी है, ये कमिटमेंट है हमारे आप लोगों के साथ। ठीक है, जहाँ भी रहें खुश रहें और कोशिश करें कि अपनी स्टडी पे फोकस करें, कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें, मेहनत करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेहनत है, आप लोग अपनी मेहनत करें। हमने आप लोगों को जो है चढ़ना सिखाना है कि हाँ आप लोगों ने जो है ऊपर जाना है और बाकी चढ़ना आप लोगों ने, तो ये कोशिश करें कि आप लोग अपनी मेहनत से जो है आप लोगों ने सिर्फ मेहनत करनी है। और पेंडेमिक है, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, इतना फैल चुका है कि मेरे ख्याल में जो है पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए जो है इसको हैंडल करना मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा, गवर्नमेंट के लिए बहुत सख्त हालात आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हम फ़िलहाल आप लोगों को इंगेज करने के लिए ऑनलाइन क्लास की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए भी, और इंशाल्लाह जो है जो भी हेल्प होगा वो हमने करना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर असद एंड आई एम केमिस्ट्री टीचर एट QCA। आज जो लेक्चर हमने डिस्कस करना है तो उसमें जो है आयनाइजेशन एनर्जी को हमने डिस्क्राइब करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और आयनाइजेशन एनर्जी पे कौन कौन से फैक्टर जो है इनको इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर को डिस्कस करना है। और फिर उसके बाद जो है यही आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को भी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सो आयनाइजेशन, तो हमने यहाँ पे 3 बेसिक पॉइंट्स को जो है डिस्क्राइब करना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स क्या हैं और फिर आयनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या जो है ट्रेंड्स हैं पीरियड थर्ड में और वहाँ पे क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उन सब को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारे फैक्टर जो है वो हमने जो है यहाँ पे इस पर डिस्क्राइब करने हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? Ionization energy is the amount of energy required to detach an electron from the outermost shell of a gaseous atom। ये पहला पॉइंट आप लोगों ने जहन में बिल्कुल जो है याद रखना है कि एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए कि एटम हो और वो गैसियस स्टेट में होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल उस टाइम डिस्क्राइब होगी। अगर किसी जगह पे जो है यहाँ पे एक स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं किया है तो ये रॉन्ग जो है आप लोगों के पास आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको मैं नहीं कहूँगा। अगर यहाँ पे L लिखा हो और इसके साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल गलत है, अगर किसी जगह पे यहाँ पे सॉलिड लिखा हो, S लिखा हो और उसके साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो भी गलत होगा। आप लोगों ने बिल्कुल ये पॉइंट याद रखना है
कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल उस टाइम डिस्क्राइब होगी जब एक एलिमेंट गिवन हो और उस एलिमेंट के साथ यहाँ पे स्टेट जो है ये गैसियस स्टेट हो, तो ये गैसियस स्टेट इसके लिए मस्ट है। सो हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस एटम, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से डिस्क्राइब करते हैं। ये अगर आप लोग देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है, न्यूक्लियर एनर्जी है यहाँ पे न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है। मैंने बाहर से एनर्जी इसमें ऐड करी है, लेकिन ये एटम जिसमें मैं एनर्जी ऐड कर रहा हूँ इट मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं इसमें ये एनर्जी ऐड करता हूँ और इस एनर्जी ऐड कर देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से जो है मैं फ्री कर लूँ, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने इसमें ऐड की है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से डिस्क्राइब करते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा कि मैं इस तरह डिस्क्राइब करूंगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है शेल से और यहाँ पे जो है ये गैसियस आयन जो भी एलिमेंट है ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने इसमें ऐड की है और इससे इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने फ्री कर लिया है, तो इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल से डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करने के लिए मैं इसमें एनर्जी ऐड करता हूँ, तो एनर्जी एडिशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे जो है ये x जो है अगर आप लोग देखें गैसियस स्टेट में है और ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, एंड व्हेन वी हैव टू ऐड इनटू दिस एलिमेंट वी हैव टू डिटेच इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन डिटेच हुआ है और ये गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये जनरल जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो है एक जनरल स्केच है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप लोग देखें तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें वो न्यूक्लियर चार्ज है। अगर आप लोग देखें न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होता है, जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो द बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होगी। उसको डिटेच करने के लिए यू हैव टू ऐड मोर एनर्जी। तो मैं यहाँ पे जो है एक रिलेशन इस तरह लिख देता हूँ कि जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के साथ इसका जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। इसको अभी हम डिस्कशन करते हैं और उसको जो है हमने डिस्क्राइब करना है। उसके लिए आप लोग जो है पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिए कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी आयोनाइजेशन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होते हैं। प्रोटॉन नंबर मींस न्यूक्लियर चार्ज है, तो डेफिनेटली जो है आप लोगों के पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है इंक्रीज होती है। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इंक्रीज की तरफ मूव करेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप लोग ये जो एलिमेंट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगी और जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इट मींस वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव आल्सो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको भी अभी हम जो है डिस्क्राइब करते हैं पीरियड्स में और कॉलम वाइज भी इसको डिस्क्राइब करते हैं आप लोगों को, जो ट्रेंड में मैं डिस्क्राइब करता हूँ। और इस तरह साइज ऑफ द एटम, तो अगर एक एटम का साइज स्मॉल है तो उस पर डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर एक एटम का साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियर पुल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट क्या होगा, वो कम होगा, तो जिसकी वजह से जो है उससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करना वो आसान होता है। तो जब साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डिक्रीज की तरफ मूव करती है। तो ये डिक्रीज की तरफ जो है आ जाती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप लोग देखिए एक दूसरा फैक्टर है जिसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट को हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि ये अगर आप लोग देखें ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो दो ये न्यूक्लियस जो है अगर आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते हैं, तो
तो ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सर्ट करता है। लेकिन ये जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को सिमिलर चार्ज की वजह से रिपेल करते हैं। तो जब ये रिपेल होते हैं तो इस पे जो है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस कम होता है। तो हम कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस न्यूक्लियर के पुल से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन है ये इसको शील्ड कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज इस शेल में आ जाए तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 18 जो भी इलेक्ट्रॉन में जनरली डिस्कशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए जितना जो है इलेक्ट्रॉन इनर्शियल इंक्रीज होंगे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा और इस इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जब इलेक्ट्रॉनिक एक एलिमेंट है उसका अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एक एलिमेंट है उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। और दिन द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, जो अगर आप लोग देखें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और हाफ फिल्ड की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है ये ज़्यादा होती है दिन द पार्शियली फिल्ड। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल की होती है और सबसे मैक्सिमम जो है वो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की जो है यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब होती है। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय पेनिट्रेशन इफेक्ट, उसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि मेरे पास जो है 3 और सब एनर्जी लेवल्स हैं। एक एस सब एनर्जी लेवल है, दूसरा पी सब एनर्जी लेवल है, अनदर डी सब एनर्जी लेवल है, अनदर एफ सब एनर्जी। लेकिन इसके लिए रूल ये है कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन सब के लिए सेम होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट को अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ तो इन सब के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब क्या है, अगर मैं इसको 4s लिखता हूँ तो ये 4s के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4p जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये 4 इनके लिए सब के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये सेम होना चाहिए और यहाँ पे जो है ये 4f होगा। सो इनमें से जो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रॉन तो इससे होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन ज्यादा है क्योंकि एस ऑर्बिटल और स्फेरिकल शेप है और उस पे न्यूक्लियर पुल ज्यादा है। तो इफ वी हैव सिमिलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, अगर इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिमिलर हो तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन का वो इसमें होगा और सबसे जो लीस्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा वो एफ में होगा। लेकिन इसके लिए मस्ट है आप लोगों ने याद रखना है कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट हो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम होगा उसके लिए एनर्जी जो है क्या होगी वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में एस से इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए ज्यादा, फिर उसके बाद P का ऑर्डर है, फिर उसके बाद D का है और फिर उसके बाद F का है। तो सबसे लीस्ट इफेक्ट है वो F पे है, मतलब ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो सबसे लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है तो वो यहाँ पे F के लिए डिस्क्राइब होगी और सबसे मैक्सिमम जो है वो S के लिए डिस्क्राइब होगी। तो ये तो जनरल जो है इसके क्या है, अगर आप लोग गौर से देखिए ये इसके फैक्टर्स है तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो उस केस में जो है आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है। अगर आप लोग गौर से देखें हम यहाँ पे अब पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की तरफ आते हैं और पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को जो है यहाँ पे जो है मेंशन करते हैं और उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जीज को में जो ट्रेंड्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है अगर आप लोग गौर से देखें ये पीरियड थर्ड एलिमेंट्स जो है उनमें ट्रेंड्स पीरियड थर्ड एलिमेंट्स और उसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या क्या ट्रेंड्स हैं एलिमेंट्स ट्रेंड उनको जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सोडियम मेटल है, यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, यहाँ पे अगर आप देखें सिलिकॉन है, फिर उसके बाद अगर आप देखें फास्फोरस है, सिलिकॉन है ये और यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन है और यहाँ पे आर्गन है। ये एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं और हमने यही पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के जो ट्रेंड्स हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है।
सोडियम मेटल की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सोडियम मेटल, अगर आप लोग गौर से देखें तो इट इज राउंड अबाउट ये 496 किलो जूल पर मोल है। तो मैं यहाँ पे किलो जूल पर मोल जो है यहाँ पे इसके साथ ये यूनिट लिख रहा हूँ, और बाकी जो है आप लोग प्लीज है मैं सिर्फ जो है वैल्यूज लिख रहा हूँ 496। देयर इज नो नीड कि आप लोग इन वैल्यूज को रटा करें। मैं सिर्फ जो है आप लोगों को ये क्लियर करना कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है, आप लोगों ने सिर्फ ट्रेंड्स को जहन में रखना है। देयर इज नो नीड, अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये वैल्यू याद रखनी, नहीं, आप लोगों ने सिर्फ जो है ये ट्रेंड्स देखना है कि जब मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ तो मेरे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ तो मेरे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैंने दो किस्म के ट्रेंड देखने हैं, मैंने कॉलम वाइज देखना है, ये आप लोगों से क्वेश्चन है, मैंने पीरियड वाइज देखना है, पीरियड वाइज, या मैंने कॉलम और पीरियड को मिक्स करना है। तो दो किस्म के कॉलम वाइज देखना है, यहाँ पे जो है पीरियड वाइज देखना है कि पीरियड वाइज क्या है, और या पीरियड और कॉलम दोनों को मिक्स करके उसके बेस पे जो है मेरा डिसाइड करना है कि किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये सोडियम है, इसके हैविंग 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। मैग्नीशियम के अगर आप लोग देखें तो ये 738 जो है 738 किलो जूल पर मोल इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये किलो जूल पर मोल मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा है, तो 738 किलो जूल। एल्यूमिनियम के लिए अगर आप लोग गौर से देखें तो एल्यूमिनियम के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है तो ये 578 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। 578 किलो जूल पर मोल जो है ये एल्यूमिनियम के लिए जो है ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू डिटेच द इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डिटेच करें। सिलिकॉन की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर आप लोग गौर से देखिए तो ये राउंड अबाउट जो है यहाँ पे 789 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी है, 789 किलो जूल पर मोल। और फास्फोरस को अगर आप लोग देखें ये 1012 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। अगर आप लोग सल्फर को देखें तो सल्फर के लिए 1000 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पे इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। ये जो है वो एनर्जी है, देखें सल्फर के लिए 1000 किलो जूल, फास्फोरस के लिए 1012 किलो जूल, सिलिकॉन के लिए 789। क्लोरीन को अगर आप लोग देखें, क्लोरीन की जो एनर्जी है तो द एनर्जी ऑफ क्लोरीन जो है यहाँ पे जो हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये अराउंड 1200 जो है 1251 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। और आर्गन के लिए जो अगर आप लोग देखें तो ये 1521 किलो जूल पर मोल जो है इसकी एनर्जी डिस्क्राइब होती है। तो आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पे ये है 496, यहाँ पे 738, 578, 700। अगर आप लोग देखें यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, फिर यहाँ पे ये है एक एब्नॉर्मलिटी भी है। अदरवाइज द एब्नॉर्मल इंक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये एब्नॉर्मल है, यहाँ पे ये इंक्रीज आ गया फिर डिक्रीज आ रहा है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट राइट जब मैं मूव कर रहा हूँ तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर यहाँ पे इंक्रीज आ रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज आ गया, लेकिन फिर डिक्रीज आ रहा है। अगर आप लोग देखें तो फास्फोरस की आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या है, ये जो है सल्फर से ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि सल्फर की जो है ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। फिर अगर आप लोग देखें तो फिर यहाँ पे कोई मसला नहीं है, रेगुलर ट्रेंड है 1000 से 1251 और यहाँ पे 1521 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है यहाँ पे इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो द पॉइंट ये है कि सोडियम मेटल जो होते हैं तो मेटल हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, मेटल हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, मेटल हैव सबसे लीस्ट है। अगर आप लोग इसमें देखें इस साइड पे ये मेटल्स है, उस साइड पे ये नॉन मेटल्स है, तो जनरल ये है कि मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल व्हाइल नॉन मेटल। मैं जनरल ट्रेंड यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है ये ज़हन में रखना है कि नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जनरल ट्रेंड ये हो गया कि नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल while metals have low ionization potential, while metals have low ionization potential, non-metals have high ionization potential while metals have low ionization potential। तो ये पहली पहचान है। अगर आपको कोई ये कहे कि पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है और वो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का है तो वो कौन सी साइड पे होगा, वो मेटालिक बिहेवियर शो करेगा या नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करेगा। तो डेफिनेटली आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर एक एलिमेंट है और उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो लो है तो डेफिनेटली वो मेटल के साइड पे होगा। अगर आपको ये कहा जाए कि एक एलिमेंट है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है
और वो बहुत ज़्यादा जो है उसके एनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है तो डेफिनेटली वो नॉन मेटल के साइड पे होगा। अच्छा, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो भी आप लोग ध्यान में रखें कि जिन एलिमेंट्स की लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यहाँ आप लोगों ने पढ़ना है कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। और जिन एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हाई होता है तो ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है वो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है, दूसरा एक एलिमेंट है वो हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये दोनों मैं कंबाइन कर लेता हूं और इससे एक्स वाई प्रोडक्ट बन गए तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड बॉन्ड, इनके दरमियान क्या एक्सपेक्टेड बॉन्ड होगा? अगर एक लो है और दूसरा हाई है और इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड की तरफ हम मूव करेंगे। द कंपाउंड विल बी डिस्क्राइब्ड एज आयनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड जो होगा ये आयनिक कंपाउंड होगा। अगर मैं लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वालों को हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वालों के साथ मिक्स करके कंबाइन करता हूं तो डेफिनेटली ये कंपाउंड है। ये खैर ये सारे हिंट्स आप लोगों के मैंने लिखने हैं, लेकिन ये जनरल जो है आप लोगों को देखें आप लोग देखें while magnesium have high ionization potential than the aluminum, this is due to the stable electronic configuration. If you look at the electronic configuration, so it's a neon. अगर आप लोग देखें neon और यहाँ पे ये 3s2 electronic configuration है, the s orbital is completely filled, ये completely filled है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये neon और ये 3s2 3p1 electronic configuration है, तो ये पार्शियली फिल्ड है और ये कंप्लीटली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन को डिटेच करना आसान होता है और जो ये कंप्लीटली जो फिल्ड होता है इससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना जो है ये मुश्किल होता है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एल्यूमिनियम से ज्यादा है। तो अगर मैं इनके ट्रेंड्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ तो इनका जो ट्रेंड होगा वो ये है कि अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम हैव मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम को अगर आप लोग देखें तो फिर उसके बाद सोडियम जो है, तो एलिमेंट हैविंग लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड थर्ड में मैं मेटल की बात फिलहाल कर रहा हूँ, नॉन मेटल की तरफ नहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आप लोग गौर से देखें, यहाँ पे सबसे जो लीस्ट होगा वो सोडियम का होगा और सबसे जो मैक्सिमम होगा वो मैग्नीशियम के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया। मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये कंप्लीटली फिल्ड have more stable electronic configuration in the partially filled। तो इसलिए कंप्लीट इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डिटेच करना मुश्किल होता है और पार्शियल इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डिटेच करना आसान होता है। दिस सेम सिचुएशन विद द फास्फोरस, यहाँ पे अगर आप लोग एब्नॉर्मलिटी है तो एब्नॉर्मलिटी इन फास्फोरस जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ये नियान और अगर आप लोग देखें 3s2 3p3 है, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड फास्फोरस के लिए हाफ फिल्ड है और सल्फर के लिए 3p4 है, वो फिर पार्शियली फिल्ड हो जाता है। तो पार्शियली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन डिटेच करना जो है ये जो है आसान होता है देन द हाफ फिल्ड। तो ये जो है एक पॉइंट था। तो जो टॉपिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है तो उस पर जो है जो फास्फोरस का जो एब्नॉर्मलिटीज़ वहाँ पे आ रही थी और फिर उसके बाद जो है मैग्नीशियम का वो उसके रीज़न तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अब इसमें आप लोगों के साथ ट्रेंड्स पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे बहुत केयरफुली देखना है कि किस तरह देखें। पहले तो आप लोग इसको पहचानें कि इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इनको पीरियड्स कहते हैं। ये क्या है, पीरियड्स में आते हैं, इनको पीरियडिक टेबल में पीरियड्स से डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो है ये आप लोगों के पास जो बनते हैं ये जो वर्टिकल्स होते हैं कॉलम्स, इनको कॉलम से डिस्क्राइब करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे जो है बहुत केयरफुली देखना है कि यहाँ पे पीरियड वाइज क्या ट्रेंड्स बनते हैं, आप लोगों ने कॉलम वाइज क्या ट्रेंड बनते हैं और पीरियड वाइज जो है क्या ट्रेंड बनते हैं। ये दो चीजें आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखनी है। पीरियड वाइज आप लोगों से जो दो मतलब ये कि मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने ज़हन में रखे हैं। ट्रेंड्स में 3 क्वेश्चन को आप लोगों ने बिल्कुल जो है ये ज़हन में रखना है। जो ट्रेंड्स है तो उसमें 3 क्वेश्चन, एक आप लोगों के पास फर्स्ट जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि एक होता है पीरियड वाइज ट्रेंड होता है। पीरियड वाइज जो है ट्रेंड्स क्या है, एक ये क्वेश्चन आप लोगों से जो है डिमांड होता है। आप लोगों ने बिल्कुल जो है फ्रॉम लेफ्ट राइट की बात करनी है। फ्रॉम लेफ्ट राइट जाते हैं तो इसमें आप लोगों को सिर्फ 2 एब्नॉर्मलिटीज हैं और जो कि एक ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के लिए है
और एक जो है ग्रुप ऑफ 5 एलिमेंट्स के लिए जो है यहाँ पे एबनॉर्मलिटी है, बाकी एबनॉर्मलिटी नहीं है, सिर्फ ये इन 2 एलिमेंट्स की एबनॉर्मलिटीज जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि कॉलम वाइज क्या जो है आप लोगों के पास क्या है, कॉलम वाइज जो है, कॉलम्स जो है अगर आप लोग देखें कॉलम वाइज जो है क्या ट्रेंड्स हैं, और द थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये पीरियड्स और कॉलम वाइज दोनों को मिक्सअप करते हैं। तो पीरियड वाइज जो ट्रेंड्स होते हैं और कॉलम वाइज जो है इन दोनों को मिक्सअप करते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन डिमांड होती है कि आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सिर्फ इन 2 को आप लोग ज़हन में रखें कि जिसमें एबनॉर्मलिटीज़ है, बाकी में किसी में एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोगों ने कॉलम अगर वो कॉलम्स और पीरियड्स को मिक्सअप करते हैं तो आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है। ओके, सो यहाँ पे कुछ मॉडल क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली कि एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, कि ऐसे एलिमेंट इसमें आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन सा। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है, अगर आप लोग देखें तो ये है, अगर आप लोग नोट्स देखें ये मैंने लिखा है, ए सोडियम मेटल, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस। देखिए सोडियम ये है, एल्यूमिनियम ये है, सिलिकॉन ये है, फास्फोरस ये है। अगर आप लोग देखें मैंने अभी आप लोगों को जो है यहाँ पे क्लियर कट लिखा था कि फास्फोरस हैव मोर आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग देखें न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है और दूसरा जो है वहाँ पे जो है हाफ ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो आप लोग के पास होगा द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो फास्फोरस जो है यहाँ पे आंसर बनता है, क्योंकि सोडियम फिर उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम हैव लीस्ट व्हाइल फास्फोरस हैव मैक्सिमम। फास्फोरस का सिलिकॉन से ज्यादा है, सिलिकॉन का एल्यूमिनियम से ज्यादा है और एल्यूमिनियम का सोडियम से ज्यादा है। मैग्नीशियम को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। द सेकंड क्वेश्चन जो है अगर आप लोग देखें तो द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, कि इसमें से कौन सी एलिमेंट की आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब आप लोग देखिए एक बेरिलियम है, यहाँ पे है बेरिलियम, सोडियम ये है, अगर आप लोग देखें पोटाशियम ये है, ये पोटाशियम है, ये सोडियम है, ये बेरिलियम है, और द लास्ट वन ये है अगर आप लोग देखें तो वो लिथियम है। आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए ये बिल्कुल एल शेप ट्रेंड है, एल शेप बिल्कुल जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और इस टाइम पे तो बिल्कुल ये एल शेप ट्रेंड है। आप इस पे आसान सा क्वेश्चन कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं जाता हूँ तो एनर्जेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो इसकी एनर्जेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम और इसके एनर्जेशन पोटेंशियल क्योंकि ग्रुप सेकंड भी है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो इसलिए एनर्जेशन पोटेंशियल जब इसमें अगर आपको मिक्स करते हैं तो यहाँ पे एनर्जेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सो एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम एनर्जेशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी फॉर द बेरिलियम, यहाँ पे इसको बेरिलियम से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा फिर नेक्स्ट अगर आप देखिए ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये सिलिकॉन है, ये अगर आप लोग देखिए नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये सिलिकॉन और ये एल्यूमिनियम, आप लोग देखिए बिल्कुल जो है यहाँ पे भी आप लोगों को जो है बिल्कुल एल शेप जो है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को जो है यहाँ पे भी एल शेप है ट्रेंड नजर आ रहा है। आप लोग देखिए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इन तीनों नाइट्रोजन को इग्नोर करें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो इन तीनों की अगर मैं बात करता हूँ तो फास्फोरस की है, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम की, लेकिन फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से क्या है वो ज्यादा है, तो इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना आसान है और इससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना सबसे मुश्किल है। तो अगर मैं इस तरह का ट्रेंड देखूं जिसमें पीरियड और कॉलम को मिक्स किया गया है और एल शेप, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नाइट्रोजन के लिए डिस्क्राइब होगी। अच्छा अब एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, वो भी अगर आप लोग थोड़ा सा और से देखें तो ये जो है आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड है। यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे एक आइडिया लेते हैं और उसको जो है सोडियम है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम आयन, तो ये नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s0 है। अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑलरेडी ये गैसियस आयन है, ये ऑलरेडी गैसियस आयन है। अब मैंने यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करना है कि इनमें से जो है कौन से एलिमेंट गैसियस आयन की आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये ईगा के पेपर में प्रेजेंट भी है, तो अगर आप लोग देखें तो ये जो है नियान और ये 3s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे भी है अगर आप लोग देखें तो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के लिए नियान 3s2 3p0 क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है,
और यहाँ पे अगर आप लोग देखें सिलिकॉन के लिए ये नियान है, और अगर आप देखें तो ये 3s2 और 3p1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन आयंस में जो है वो सोडियम की है, ये नोबल केस इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर नोबल केस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक एलिमेंट एक्वायर करता है तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन डिटेच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल इन आयंस में आप लोगों ने देखना है कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो मोस्ट स्टेबल है। तो जिस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होगी उससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे ये सोडियम गैसियस आयन से इलेक्ट्रॉन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने भी ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ, और वो क्वेश्चन भी आप लोगों ने थोड़ा सा और से देखना है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोग देखें, वो क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ वो ये है कि एलिमेंट हैविंग जो है मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, मैं यहाँ पे एलिमेंट को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपने क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी देखना है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी देखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप देखें नियान, और यहाँ पे जो है ये 3s1 है, यहाँ पे जो है ये नियान, और अगर आप लोग देखें तो 3s2 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें नियान, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये 3s2 3p2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। Which of the following एलिमेंट हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी? तो अगर आप लोगों को एलिमेंट गिवन ना हो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन हो तो आपने क्या करना है, इसमें द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पॉइंट आउट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो मैं यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को 1s2 2s2 एंड 2p, ये है यहाँ पे अगर आप लोग देखें p4 पर 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो 2p 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत केयरफुली देखें, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम का ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है मैग्नीशियम का है। अगर आप लोग ये यहाँ पे ये सोडियम के लिए है, ये अगर आप लोग देखें ये मैग्नीशियम के लिए है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है अगर आप लोग और देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिलिकॉन के लिए है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है नाइट्रोजन के लिए है। एलिमेंट हैविंग जो है यहाँ पे ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, यहाँ पे ये 2 जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। सबसे स्मॉल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसी वजह से जो है द आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे अगर मैं जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ तो उसमें द मेन पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है मैंने फिर उसको जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास तो देखें आयंस के बेस पे गिवन हो, आयंस के बेस पे भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ जाएं। अगर आप लोगों को पीरियड वाइज गिवन हो तो ग्रुप 2 और ग्रुप 5 में जो है ये मसला है, और अगर इसके अलावा उन्होंने आयंस गिवन हो तो आयंस को आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे डिसाइड करना है, और अगर आपको आयंस भी गिवन ना हो, एलिमेंट भी गिवन हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन हो तो फिर आप लोग इस पे डिसाइड करें कि यहाँ पे मैंने जो है कौन सा क्या सेलेक्ट करना है। आप लोगों ने जो है इन चीजों को फिर देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 3s1, यहाँ पे ये 3s2, ये 3s2 3p2, और यहाँ पे आप देखिए ये 3s2 कंप्लीट डिफरेंट है, लेकिन ये 2p3 ये हाफ एड है। आप इसमें कंफ्यूजन है कि कंप्लीट डिफरेंट इज मोर स्टेबल देन द हाफ एड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा डेफिनेटली जो है उस पे न्यूक्लियर पोल कम होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को डिटेच करना आसान होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी, तो वो इस जो कंपाउंड ए बी सी और डी में ऑप्शन है तो वो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अगर आप प्रीवियस पेपर को देखें तो प्रीवियस पेपर में जो है ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अच्छा ये जो है मतलब ये आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को लिख देता हूँ कि यहाँ पे एलिमेंट हैविंग लो आयनाइजेशन पोटेंशियल,
तो जिन एलिमेंट्स की जो है एलिमेंट्स जो है मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, वो आप लोग ज़हन में रखें। एलिमेंट्स ये जनरल पॉइंट्स हैं। हैविंग लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो दे आर फर्स्ट दे आर कॉल्ड मेटल्स, इनको मेटल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल जो होती हैं दे हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जो है बहुत ही लो होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लो होगी। अच्छा, द थर्ड वन ये है कि दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द फोर्थ पॉइंट ये है दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। नो ऑक्सीडेशन, द टेंडेंसी of an element to release electron, they are called oxidation potential। ये oxidation potential जो है डिस्क्राइब होगा। एंड द फिफ्थ वन ये है, अगर आप लोग और से देखें तो वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, वो ये है they are described a more electropositive, they are described more electropositive, least electronegative and more electropositive। They are described as a more electropositive, ये more electropositive डिस्क्राइब यहाँ पे होंगे। तो आप लोगों ने भी है इन पॉइंट्स को भी ज़हन में रखना है कि एलिमेंट्स हैविंग लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आर कॉल्ड मेटल्स, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनका। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि एलिमेंट हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसकी हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो उसके रिवर्स होगा, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, दे आर कंसीडर्ड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनका हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिस्क्राइब होगा। और तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो उनके लिए हमने क्या रिप्रेजेंटेशन करनी है कि जो आप लोगों के पास क्या है नॉन मेटल में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिन एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा, सो दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। उनको जनरली हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। they are more electronegative, they are more electronegative। ये क्या होंगे? more electronegative होंगे। they are good oxidizing agent होंगे, they are described as a good oxidizing agent। and the second one they have more reduction potential, इनका reduction potential ज्यादा होगा। and they are considered to be more electronegative, वो more electronegative डिस्क्राइब होंगे। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप ज़हन में रखें। और ये भी जो है अगर आप लोग और से देखें तो हमने जो मतलब ये कि लेक्चर सीरीज़ का जो यहाँ पे डिस्कशन का आप लोगों के साथ पहले भी की है, और ये लेक्चर सीरीज़ का एक अदर जो है लेक्चर है। अगर आप लोग और से देखें हमने जो लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है, तो आप लोगों के लिए साथ साथ जो है आप लोगों को ये भी कहूँ कि जब 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाए आप लोगों के केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, तो फिर उसके बाद फिजिक्स हो, जो भी है आप लोगों के 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। फिर आप लोगों के लिए क्या होगा? 100 क्वेश्चन का जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो आपके लिए फ्री होगा, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस के लिए होगा कि आप लोगों ने किस तरह उस पर प्रैक्टिस करना है। ये भी आप लोग ज़हन में रखें। ये तो हम जो है फिलहाल जो है आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करें कि आप लोगों के जहन में जो है जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करनी है, आप लोगों ने किस तरह क्रिटिकली थिंकिंग करनी है। ईटा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। ईटा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है। ईटा में सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग करें टॉपिक पे आपने जो है, अगर आप लोग उनको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलम्स जो है और पीरियड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यू कैन इजीली फाइंड द ट्रेंड्स के आप ट्रेंड्स में किस तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये है कि हमने इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो है 100 क्वेश्चन हर 2 चैप्टर के बाद जो रिपीटर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे जो है फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं, इन सबको जो है प्रैक्टिस में लेके इनको प्रैक्टिस करवानी है। और ये जो है MCQ टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। हर 2 चैप्टर्स में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेंगे और उन पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। और उनके लिए आप लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो है फ्री टेस्ट होगा, और जो बाहर से जो हमारे स्टूडेंट नहीं होंगे तो आप लोग प्लीज़ इस टेंशन
डिस्कशन में मत रहें कि हमने पे करना है या नहीं करना है। उसके लिए आप लोग, हमें पता है कि कौन से स्टूडेंट हमारे जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, तो जो भी रजिस्टर्ड है वो हम ऑलरेडी वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन चीज़ों की तरफ मत जाएं, ठीक है। तो ये टेस्ट भी आप लोगों ने करने हैं, फ्री करने हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। ये मैं बता रहा हूँ, बार बार स्टूडेंट के साथ डिस्कशन होती है कि आप लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग हमने करनी है, ठीक है। खुश रहें, कामयाब रहें और अपनी मेहनत करें और स्मार्ट बनने की कोशिश करें कि हम जो है आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है एक अनदर डेमो क्लास के साथ जो है यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है। ये भी डेमो क्लास है, प्रॉपर क्लास नहीं है, सिर्फ जस्ट ऑन एक डेमो क्लास जो है यहाँ पे आज फिर आप लोगों के साथ जो है शेयर भी करना है और डिस्कस भी करना है। और यही ट्रेंड्स है जो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में हैं, तो उसमें मैंने एक अनदर टॉपिक को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है आप लोगों के साथ और उस पर डिस्कशन करनी है। और हमने पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को ही लेना है, जिसमें सोडियम है, हमने मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। ये एलिमेंट्स हैं पीरियड थर्ड एलिमेंट्स, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स को जो है आज के लेक्चर में हमने डिस्क्राइब करना है। और इसको जो है देखिए कि इसमें क्या कंसेप्ट्स हैं, इनमें जो ट्रेंड्स हैं, आप लोगों ने किस तरह के जो क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कशन उस पर करने हैं। और साथ साथ में जो है जो ट्रेंड्स आप लोगों के पास हैं उन ट्रेंड्स को भी आप लोगों को यहाँ पे मैंने मेंशन भी करना है। आप लोगों को जो कंसेप्ट्स है इसके बारे में कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों आ रहा है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों आ रहा है, वो भी आप लोगों के साथ इस पर डिस्कशन करनी है। अगर आप लोग देखें तो सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये 371 केल्विन जो है यहाँ पे है, 97 डिग्री सेंटीग्रेड में है। और मैग्नीशियम का अगर आप लोग देखें तो ये 922 जो है यहाँ पे केल्विन है, एल्यूमिनियम का 933 है, और सिलिकॉन का जो है ये 1683 केल्विन जो है यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप इसको देखें, ये सीक्वेंस को अगर आप लोग देखें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे जो है अगर आप फास्फोरस से और इन चीज़ों से फिलहाल जो है थोड़ा सा देखें तो यहाँ से सोडियम से लेके सिलिकॉन तक जब हम मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये यहाँ पे पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के लिए इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप लोग देखें 371 केल्विन, 922, 933 और 1683 केल्विन है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल में एक इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है तो दूसरे सोडियम मेटल को सिंगल इलेक्ट्रॉन के जरिए बाइंड करता है, तो इसलिए इसको मेल्ट करना, इसको सेपरेट करना वो आसान है, तो लो टेम्परेचर पे जो है ये मेल्ट होता है। तो दैट्स व्हाई 371 केल्विन जो है यहाँ पे। अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम मेटल को क्या करता है, वो स्ट्रांगली होल्ड करता है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली उनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे टेम्परेचर गैस के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर लो है और यहाँ पे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर आप लोग एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम के लिए जो है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेटली और भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसका लिए मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर और इंक्रीज की तरफ चला जाता है। और अगर आप सिलिकॉन को देखें तो अ सिंगल सिलिकॉन एटम इज कनेक्टेड विद द 4 सिलिकॉन एटम, जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो मेटालिक फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं, लेकिन कोवेलेंट फोर्सेस, कोवेलेंट बाइंडिंग जो है जॉइंट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं, तो इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये सिलिकॉन है, सिंगल सिलिकॉन, और यहाँ पे ये सिलिकॉन के साथ इस तरह कनेक्ट होता है, नेटवर्क ऑफ बॉन्डिंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इसको जोड़ने के लिए यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास सिलिकॉन के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रेंड अगर आप लोग देखिए फ्रॉम लेफ्ट राइट, जब मैं मूव करता हूँ अप टू सिलिकॉन, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास बाइंडिंग फोर्स इंक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज होता है। तो ये ट्रेंड है कि द ट्रेंड जो अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे सिलिकॉन हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें जनरल जो है मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो ट्रेंड है तो वो यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, सिलिकॉन हैव मोर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हैव मोर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैव मोर देन सोडियम। तो यहाँ पे जो है सबसे हार्ड जो होगा वो सिलिकॉन है और सबसे जो सॉफ्ट होगा वो सोडियम है। तो पीरियड थर्ड में सोडियम से लेके सिलिकॉन तक जो है सॉफ्टनेस क्या होती है, डिक्रीज होती है, हार्डनेस इंक्रीज होती है।
तो अगर आप लोग देखिए सॉफ्टनेस का जो ट्रेंड है या हार्डनेस का जो ट्रेंड है, तो सॉफ्टनेस का ट्रेंड डिक्रीज होता है और हार्डनेस का ट्रेंड इंक्रीज होता है। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा डेफिनेटली वो हार्ड मटेरियल है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो सॉफ्ट मटेरियल है। तो सोडियम सबसे सॉफ्टर है और सिलिकॉन सबसे हार्ड है। तो यहाँ पे जो है एक ट्रेंड में यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ इसके लिए, और वो ये है कि यहाँ पे हार्डनेस जो है, हार्डनेस ट्रेंड जो है, अगर आप लोग देखें तो इसके हार्डनेस में हम डिस्क्राइब करते हैं कि सिलिकॉन जो है ये सबसे ज्यादा हार्ड है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये सोडियम है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हार्डनेस है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हार्डनेस है, क्योंकि मैं हार्डनेस से जो हार्ड है उससे स्टार्ट ले रहा हूँ और सॉफ्ट पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो यहाँ से यहाँ तक हम मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अच्छा, ये जो है अगर आप लोग देखें, हमने उस दिन भी डिस्कशन की है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेटालिक सॉलिड में आते हैं, मेटालिक सॉलिड जो है ये बनाते हैं, मेटालिक सॉलिड्स, ये मेटालिक सॉलिड्स है। यहाँ पे जो है ये सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन अगर आप लोग देखें ये कोवेलेंट सॉलिड बनाता है, कोवेलेंट सॉलिड, ये कोवेलेंट सॉलिड में आ जाते हैं। ये फास्फोरस से लेके आर्गन तक अगर हम मूव करते हैं तो ये सब के सब फास्फोरस, सिल्फर, सल्फर जो है, क्लोरीन, आर्गन, ये सब के सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इन्वॉल्व हैं, ये सब के सब मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। अच्छा, तो अगर क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में कितने टाइप्स ऑफ जो है सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट है, 3 टाइप्स। मतलब इस साइड पे एक्सट्रीम पे ही, इस साइड पे ये बिल्कुल मेटालिक साइड में आते हैं, उस एक्सट्रीम पे मॉलिक्यूलर सॉलिड, और बिल्कुल मिड में जो ये कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड? मेटालिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें लेटेस पॉइंट्स पे मेटल एटम प्रेजेंट होता है और दे आर एम्बेडेड इन अ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट साइड पे। कोवेलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें लेटेस्ट साइड पे जो है न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होते हैं एंड दे लिंक विद वन अनदर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, और यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए लिंक होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स कहलाते हैं जिसमें जो है द लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, एंड दे आर लिंक्ड बाय वंडर वाल फोर्सेस। तो जहाँ पे वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगे डेफिनेटली वहाँ पे, तो इसलिए S8 सल्फर वाइट फास्फोरस जो है इस 8 फॉर्म में, सल्फर मोस्टली नेचर में जो है इस 8 फॉर्म में, P4 यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो वाइट फास्फोरस, और यहाँ पे जो है ये सल्फर S8 या क्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में, और आर्गन जो है ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर मैं नॉन मेटल में आ जाऊँ तो नॉन मेटल में, ये तो मेटल और सेमी मेटल के दरमियान जो है कंपैरिजन था, जब मैं नॉन मेटल में मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए S8 सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, फिर उसके बाद P4 फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, फिर उसके बाद क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे लीस्ट आर्गन का है। द रीजन इज ये मोनो एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है, और ये ऑक्टा एटॉमिक है, और ये टेट्रा एटॉमिक है। तो जितनी एटॉमिसिटी इंक्रीज होती है, आप लोग प्लीज में ये पॉइंट याद रखें, आप लोगों के पास जो है वंडर वाल फोर्सेस, लर्नर डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज होंगे तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यही आप लोगों के पास है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ये इंक्रीज की तरफ जाता है, इसके P4 यहाँ पे क्लोरीन और आर्गन में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो नॉन मेटल में S8 का सबसे ज्यादा और सबसे लीस्ट आर्गन का है, और मेटल और सेमी मेटल की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो है सिलिकॉन का है, और सबसे लीस्ट जो है ये सोडियम के लिए जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो आप लोग प्लीज गौर से देखें, आप लोगों से जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने बाद में जो है मॉडल क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कशन करें वो लिखने हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ये है कि ये 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बनती हैं कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आप लोगों ने नॉन मेटल्स की तरफ आना है और इसको चेक करना है, ठीक है। द एलिमेंट विच प्रोड्यूसेस कोवेलेंट सॉलिड, तो आप लोगों ने जो है कार्बन 4 फैमिली में जो कार्बन फैमिली है मोस्टली इसमें देखना है। तो मतलब ये कार्बन जो है वो भी कोवेलेंट सॉलिड बनाता है, सिलिकॉन भी कोवेलेंट सॉलिड। लेकिन अगर आपसे वो मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं तो फिर आप लोगों ने इस फैमिली की तरफ आना है।
तो मतलब ये है कि जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स है, तो इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री की तरफ आप लोगों ने मेटालिक सॉलिड के केस में आना है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल द सेम ट्रेंड आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट का भी है, कोई इशू नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट जो है सोडियम का 1156 है, मैग्नीशियम का 1380 है, एल्यूमिनियम का 2740 है और सिलिकॉन का 3255 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। बिल्कुल जो है जो ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का है, द सेम ट्रेंड जो है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है, सिलिकॉन का ज्यादा दिन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ज्यादा दिन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ज्यादा दिन सोडियम है। यही ट्रेंड जो है आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी है। तो बॉइलिंग पॉइंट में सिलिकॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सोडियम का है। इसी तरह जब आप लोग नॉन मेटल की तरफ आते हैं तो नॉन मेटल में जो बॉइलिंग पॉइंट है बिल्कुल यही ऑर्डर है, इस 8 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देन द P4, P4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देन द क्लोरीन, क्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन द आर्गन, आर्गन से जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा है। तो इस P4 क्लोरीन आर्गन ये मेल्टिंग पॉइंट, इस P4 क्लोरीन आर्गन ये बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड है। अब आप लोगों ने जो है ये भी देखना है, लेकिन साथ साथ में ये तो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है, लेकिन आप लोगों ने जो है ये चीज़ें मोस्टली स्टूडेंट जो है बस सिर्फ इन चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिनको वो भूल जाते हैं, जिन पे वो जो है ध्यान नहीं देते। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखें ये लिथियम है, ये सोडियम है, यहाँ पे जो है ये बेरिलियम है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे बोरान है और यहाँ पे कार्बन है। अगर मुझे पीरियड थर्ड की जगह मैं यहाँ पे पीरियड सेकंड एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करूँ तो फिर क्या होगा, बिल्कुल आप लोग देखें लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट था, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बोरान का उससे भी ज्यादा, कार्बन का सबसे ज्यादा है। जिस तरह यहाँ पे है, जिस तरह यहाँ पे है, बिल्कुल यही आप लोग देखें ये ट्रेंड होगा मेल्टिंग पॉइंट का। कार्बन हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट देन बोरान, बोरान हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट देन बेरिलियम और बेरिलियम हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट देन द लिथियम। तो आप लोग प्लीज बिल्कुल यही सीक्वेंस है यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना। अच्छा, व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट कि लिथियम और सोडियम में क्या होगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या है, और बोरान और एल्यूमिनियम में क्या होगा, और कार्बन और सिलिकॉन में क्या होगा। अगर मैं कॉलम वाइज देखता हूं, अगर मैं कॉलम वाइज देखता हूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है इन द सिलिकॉन, ये 3600 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, ये 1683 पे है। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है, अगर मैं इस सीक्वेंस में जाता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट कार्बन बोरान, ये तो अगर आप लोग पीरियड वाइज देखें, लेकिन अगर मैं कॉलम वाइज जाता हूं तो यहाँ पे कॉलम वाइज जो है, कॉलम्स में जो एक ट्रेंड होगा तो लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देन सोडियम, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देन पोटाशियम। मतलब ये है कि अगर मैं इस कॉलम में मूव करता हूं तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ जाता है। अगर मैं कॉलम वाइज जाता हूं तो बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देन मैग्नीशियम। ठीक है, आप लोगों ने प्लीज ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर इसके एक अनदर रीजन है कि यहाँ पे मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो कैल्शियम से, उसका एक रीजन है, वो बाद में टॉपिक में आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद अगर आप बोरान को देखें तो बोरान है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्यूमिनियम, बोरान है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्यूमिनियम, व्हाइल कार्बन है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिलिकॉन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कार्बन है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिलिकॉन, कार्बन है मोर मेल्टिंग पॉइंट देन सिलिकॉन। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में, और ये P4, इन दोनों में कौन किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये P4 है और यहाँ पे जो है ये इनटू, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाता है, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। तो इन दोनों की कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो P4 है मोर देन द नाइट्रोजन, P4 है मोर देन द नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन है O2, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है O2, फिर उसके बाद सल्फर है, तो सल्फर का ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है।
ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। एक एटॉमिसिटी ज्यादा हो रही है, एटॉमिसिटी ज्यादा है किसको, जिसके अपने ही फैमिली में ऑक्सीजन से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा, यही बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है और इन क्वेश्चन को आप लोग गौर से सुने, ये पॉइंट थोड़ा से देखें। ये जो है लिथियम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ मूव करता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज की तरफ जाता है, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ, जनरल ट्रेंड ये है। और जब फ्रॉम लेफ्ट राइट मूव करता हूँ तो अप टू कार्बन फैमिली तक जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद जो है चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे जो है अगर आप लोग और से देखें आप लोगों को जो है वैल्यूज डिफरेंट आ रहे हैं। ये केमिस्ट्री में इट इज बहुत कम जो है इस तरह है कि वहाँ पे आप लोगों को जो है एग्जैक्ट जो है ट्रेंड नजर आएंगे, एक्सेप्शंस भी है और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों ने एक्सेप्शंस को जो है मेमोराइज करना है, एक्सेप्शंस की वैल्यूज को, ये एक्सेप्शन जो है आप लोगों ने जहन में, लेकिन इनके लॉजिक्स हैं और वो लॉजिक सिंपल सा लॉजिक, डायटोमिक, टेट्राएटॉमिक। अच्छा डायटोमिक और टेट्राएटॉमिक में कौन सा होगा, डेफिनेटली टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा ये डायटोमिक है, ये ऑक्टाएटॉमिक है, तो इन दोनों में कौन सा होगा, डेफिनेटली ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा ये टेट्राएटॉमिक है, ये ऑक्टा है, तो डेफिनेटली ऑक्टा जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा ये डाई है और ये ऑक्टा है, डेफिनेटली ये डाई है ये मान है, तो डेफिनेटली डाई का जो है लोगों के पास क्या होगा ये मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। अब अगर आप एक और ट्रेंड को भी थोड़ा सा खैर कंपैरिजन करता हूं, वो भी आप लोग देखें, और वो ये है कि अगर आप लोगों के साथ इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप लोग थोड़ा सा और देखें, ये जो है फ्लोरीन है, फ्लोरीन और यहाँ पे ये क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यहाँ पे जो है ये नियान है। अगर आप लोग और देखें, इनको देखिए, ये भी डायटोमिक, ये भी डायटोमिक, ब्रोमीन भी डायटोमिक, आयोडीन भी, अब इनकी एटॉमिसिटी सेम है। तो जब इनकी एटॉमिसिटी सेम है तो फिर साइज को देखें, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, वहां पे लैंडर डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगी, वहां पे जो है आप लोगों के पास मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज की तरफ जाएगा। तो अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आयोडीन का और सबसे लीस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि फ्लोरीन का होगा। अगर मैं इसका ये सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये जो है सारे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस फैमिली में मूव करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेंड में कोई मसला नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आते, कोई इशू नहीं आता, बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे ज़ीनान का यहाँ पे अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ और सबसे लीस्ट जो है वो यहाँ पे हीलियम, नियान और हीलियम का होगा। तो अब जिनकी एटॉमिसिटी से फिर उसमें साइज आती थी, एटम को देखें, जिसमें एटॉमिसिटी डिफरेंट तो फिर उसमें साइज को भी देखें, लेकिन साथ में द नंबर ऑफ एटम को देखें कि जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो, डेफिनेटली वहां पे मेल्टिंग पॉइंट। तो इन दोनों में एक में 4 दूसरे में 8, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इन दोनों में द नंबर ऑफ एटम सेम। तो फिर इन दोनों की साइज को देखिए कि जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं कॉलम वाइज देखता हूँ, कॉलम वाइज, तो आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन का ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा फ्लोरीन। ये आप लोगों के पास हैलोजन फैमिली में जो है ग्रुप 7 एलिमेंट्स में ये ट्रेंड है। तो ग्रुप 8 एलिमेंट को अगर आप देखें तो उनके मेल्टिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है तो वो आप लोगों के पास ज़ीनान और यहाँ पे क्रिप्टॉन, यहाँ पे जो है अगर आप देखें आर्गन, यहाँ पे ये नियान और ये जो है अगर आप लास्ट में देखें वो हीलियम है। तो ये अगर आप लोग इन एलिमेंट्स को देखें, इन दे आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दे आर डायटोमिक मॉलिक्यूल, बट इट्स अ डायटोमिक, इट्स ऑक्टा। ये डाई, ये ऑक्टा, इनकी एटॉमिसिटी से डिफरेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जो बनाते हैं। तो आप प्लीज इन पॉइंट को ज़हन में रखें, एटॉमिसिटी को भी देखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी देखना है और द टाइप ऑफ द बॉन्ड को भी देखना है। मेटालिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये तीन किस्म के पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने जो है ध्यान में रखना है और इसी के बेस पे जो है आप लोगों ने क्वेश्चंस लेने हैं कि हाउ यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन, हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है।
तो ये एक अगर अच्छा इस पे जो है जो मॉडल क्वेश्चन है वो मॉडल क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ, और मॉडल क्वेश्चन जो है वो किस तरह है वो भी आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे जो है आप लोगों को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग प्लीज इनको क्वेश्चन को जो है जो क्वेश्चन है उनको भी प्रॉपरली सुने और उन क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करें, और सबसे फिर जो है आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करनी है वो भी यही है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये डेमो क्लास है, स्टूडेंट्स को हम बार बार कह रहे हैं कि ये डेमो क्लास है, लेकिन वो फिर कहते हैं कि सर क्लासेस के जो है वो शेड्यूल से है, वो आप लोगों को पहले तो हमने आप लोगों की सेटिस्फेक्शन करनी है कि आप लोग जो है सेटिस्फाइड हो जाएं, तो फिर उसके बाद जो है हम आप लोगों को शेड्यूल भी बनाएंगे, टाइम टेबल भी आपको मिलेगा, आप लोगों के टाइम टेबल के मुताबिक आप लोगों के क्लासेस होंगे, आप लोग बिल्कुल जो है, और ये भी जहन में रखें हम आप लोगों को जिस तरह ऑनलाइन टेस्ट में आप लोगों को एंगेज किया हुआ था, इस तरह हम आप लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज में एंगेज कर रहे हैं। प्लीज़ ये जहन से निकाल दें, हम आप लोगों को जो भी बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। और ये क्वेश्चन ये है कि द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम जो है मेल्टिंग पॉइंट हो, द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, द एलिमेंट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोगों को मिलते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, रुबिडियम है। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें और इनमें जो है ट्रेंड्स को देखें तो ये पीरियोडिक टेबल है, मैं एक जगह स्केच यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, और यहाँ पे दो किस्म के एलिमेंट्स के लिए जो डिस्कशन करनी है, तो यहाँ पे ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट के जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं तो उनकी जो है इसको डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, तो अगर आप लोग देखें तो ये जो है यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे पोटाशियम है, रुबिडियम है, और यहाँ पे जो है सीजियम है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए बेरिलियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। हमने कल डिस्कशन की है कि अगर आप लोग मेटल के केस में जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज होता है, साइज ऑफ द मेटल इंक्रीज जब होता है, मेटल एटम का जब साइज इंक्रीज होता है तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक पॉइंट डिक्रीज होता है, तो इस वजह से जो है आप लोग क्या होता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज जो है यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लीस्ट होता है। तो लेट्स सपोज है लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट है ये 180 है, बुक में एक जगह पे 1180 लिखा है, गलत है, ये 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो मेल्ट होता है। और सोडियम के लिए अगर आप लोग देखें तो ये 97 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप पोटाशियम को देखें तो ये 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ये मेल्ट होता है। रुबिडियम जो है अगर आप लोग देखें तो रुबिडियम जो है ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और सीजियम जो है ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है मेल्ट होता है। तो अगर आप लोग देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज जो है यहाँ पे एटम का इंक्रीज होता है, मेटल एटम का, और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये बिल्कुल जो है रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर आप फ्रॉम लेफ्ट राइट जाते हैं तो कल हमने इस पर डिस्कशन की है कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये ज़्यादा है। तो द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम जो है मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसमें अगर आप लोग देखें सोडियम का, और इनमें जो है अगर आप ट्रेंड को देखें तो इस ग्रुप में अगर आप लोग यहाँ पे जो है डिस्कशन करनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का है, फिर उसके बाद सोडियम का है, फिर उसके बाद पोटाशियम का है, और फिर उसके बाद जो है रुबिडियम का है। तो ये अगर आप लोग देखें ये बिल्कुल इस तरह का ट्रेंड है कि यहाँ पे जो है ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबिडियम है, और ये मैग्नीशियम है। तो अगर आप लोग देखें ये बिल्कुल जो है इस तरह का ट्रेंड है, टी टार ट्रेंड इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखें ये बिल्कुल जो है एक टी जो है यहाँ पे बन जाता है, तो बिल्कुल इस तरह का टी बन जाता है। और इसमें अगर आप लोग देखें तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट राइट हम जाते हैं तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम है, और सबसे लीस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रुबिडियम का है। तो द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर रुबिडियम एंड द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर द मैग्नीशियम एलिमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पे लिथियम है, ये लिथियम है, यहाँ पे जो है सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम है। नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें लिथियम सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फ्रॉम लेफ्ट राइट जब हम जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है देन द सोडियम, लेकिन लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम से जो है ये कम है। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, 1290 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और इस तरह सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है अगर आप लोग देखें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट लिथियम से तो कम है, ठीक है, लिथियम से क्या है, लिथियम से है 180, लिथियम से तो कम है, लेकिन पोटाशियम से ज्यादा है। लेकिन सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से कम है, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट राइट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ मूव करता है।
तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है सोडियम से ज्यादा है। इस केस में जो है अगर आपको देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड है, तो इस फैमिली में मतलब ये है कि अगर मैं इस कंपैरिजन करता हूँ तो इनमें जो ट्रेंड है तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम का, फिर उसके बाद जो है ये मैग्नीशियम का, फिर उसके बाद लिथियम का, और सबसे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है इसमें जो ट्रेंड होगा तो वो आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास जो है सोडियम का होगा। अब यहाँ पे जो है जो ट्रेंड है तो लिथियम है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये सोडियम है, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, तो ये दो ग्रुप्स हैं, तो पीरियड वाइज भी है और ग्रुप्स वाइज भी है। अगर आप इनके देखें, इनको ट्रेंड्स को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये ट्रेंड इस तरह डिस्क्राइब होगा, तो इसमें जो है सोडियम का सबसे लीस्ट होगा और इस बेरिलियम का जो है सबसे हाईएस्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगा। तो सोडियम का सबसे लीस्ट है और बेरिलियम का जो है सबसे हाईएस्ट है। तो आप लोग प्लीज वो देखिए, द एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे बेरिलियम डिस्क्राइब होगा। द एलिमेंट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट या मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट जो इस केस में है तो यहाँ पे मैग्नीशियम से डिस्क्राइब, यहाँ पे ये आज के लिए ऑप्शन होगा। इसी तरह के एलिमेंट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये नॉन मेटल है, ये सीवी मेटल में आता है, फास्फोरस नॉन मेटल में आता है, सल्फर जो है ये नॉन मेटल में आता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है बोरॉन फैमिली है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे ये कार्बन है, और अगर आप लोग देखें यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे जो है नाइट्रोजन है, अगर आप देखें ये फास्फोरस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सल्फर है। तो सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर जो है यहाँ पे जो है अगर आपको देखिए इन एलिमेंट्स को जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसमें द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3600 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट है। तो कार्बन जो है वो वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से जो है जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे डिस्क्राइब होगा वो कार्बन के लिए। तो इसमें जो है द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज कार्बन, और फिर उसके बाद तो इसके लिए अगर आप लोग देखें तो इसके लिए जो ट्रेंड है इस क्वेश्चन के लिए तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर उसके बाद सिलिकॉन का है, और फिर अगर आप लोग देखें तो सल्फर इस एट फॉर्म में है और यहाँ पे जो है फास्फोरस है। तो ये एक अनदर ट्रेंड है। तो वन ये यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है कार्बन का ज्यादा है दिन सिलिकॉन का ज्यादा है दिन सल्फर का ज्यादा है दिन फास्फोरस। यू हैव टू राइट इन P4 फॉर्म। तो इट्स अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इट्स अ जो है अगर आप लोग देखें तो ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये चेन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये भी चेन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन इज हार्डेस्ट है, कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका जो है सिलिकॉन से ज्यादा है, और सिलिकॉन का फास्फोरस से और ये सल्फर से जो है यहाँ पे आप लोग देखें तो इसमें यहाँ पे जो कोई आप लोगों के पास जो ऑप्शन आंसर बनता है तो वो कार्बन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास, और ट्रेंड इसके लिए ये होगा। फिर इसी तरह जो है अगर आप जो है बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमें जो है इस तरह डिस्क्राइब करनी है। एलिमेंट हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इस केस में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे एटॉमिसिटी, क्योंकि ये सब के सब मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं, इस 8 को देखें, P4 को देखें, फ्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें, क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें, तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यही यहाँ पे आप लोगों के पास जो डिस्क्राइब होगा वो जो है सल्फर इस 8 के लिए डिस्क्राइब होता है। अच्छा, सल्फर इस 8 इसलिए क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 8 है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो है ये नाइबर S8 मॉलिक्यूल को जो है स्ट्रांगली होल्ड करेगा, और जब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज होता है। इसी तरह बिल्कुल यही क्वेश्चन जो है आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए, इसी क्वेश्चन को आप सिर्फ यहाँ से ये रिमूव करें, मेल्टिंग पॉइंट को रिमूव करें, इसकी जगह बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे क्वेश्चन जो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये सारे जो है यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक जगह पे जो हल्की जो पॉइंट्स हैं उनको आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है कि बिल्कुल जो है मैं इनकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, मतलब ये कि ये मैग्नीशियम है तो यहाँ पे इनकी कंपैरिजन, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का बिल्कुल ज़्यादा होगा, यहाँ पे कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट, और इस केस में सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मैंने सिर्फ क्या करना है मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ यही इसको चेंज करना है यहाँ पे। तो द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो वो है अगर आप लोग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का है। तो बिल्कुल यही आप लोगों ने ऑर्डर फॉलो करना है, और बिल्कुल यही इसके लिए आंसर बनते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, एलिमेंट हैविंग लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एलिमेंट हैविंग लीस्ट, अगर यहाँ पे हाई की जगह लीस्ट आ जाए तो फिर रुबिडियम का सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे जो है लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फिर सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये ट्रेंड में जब सबसे जो है वो सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर वो लीस्ट की बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे P4 का होगा, सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट P4 का है।
और अगर वो लीस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे लीस्ट जो आप लोगों के पास होगा तो वो फ्लोरीन के लिए जो है लीस्ट होगा। तो लीस्ट में आप लोगों के पास फिर जो है आपके आंसर चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो हाईएस्ट है तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पे जो है आंसर जो है वो आप लोगों के पास बिल्कुल यही आंसर डिस्क्राइब होंगे। तो प्लीज आप लोगों ने ये भी देखना है, ये है कि वो ग्रुप वाइज कंपैरिजन करनी है, आप लोगों ने पीरियड वाइज भी कंपैरिजन करनी है, और आप लोगों ने जो है मेटल में और नॉन मेटल में डिफरेंशिएट करना है। प्लीज ये क्लियर करें कि सोडियम, मैग्नीशियम, इस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो है ये मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम फैमिली जो है ये भी मेटल्स हैं, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट में सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर जो है, सिलिकॉन सेमी मेटल है और द रेस्ट फास्फोरस और सल्फर जो है ये जो क्लोरीन और आर्गन है ये सब के सब जो है नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल में आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है और इसमें जो है आप लोगों ने बहुत केयरफुल जो है इनको देखना है। तो मेटल और नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो ट्रेंड है इनको आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है। तो ये तो जनरल एक टॉपिक है जिसको जो है हमें डिस्कशन करनी थी कि यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जो है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स के जो पॉइंट्स हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। लेकिन खुदाबंद कह रहे हैं